In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. हाय, मेरा नाम यशस्वी राजवर्धन है। यूपीएससी सीएसई 2025 में मेरे 11th रैंक आई है। मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग पटना से डीपीएस पटना से की है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में। 2021 में इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 3 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है, जिसके दौरान मैंने एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था पैटर्न को समझने के लिए। उसके बाद ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 2025 में, जिसमें मेरी 11th रैंक आई है। ये मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। अगर बात करेंगे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की, तो जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया था उस टाइम मैं जॉब कर रहा था। मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए वक्त काफ़ी कम था, और उस मिनिमल टाइम में मैंने ट्राई किया कि जो स्टैटिक पोर्शन है मैं उसमें से मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकूं, क्योंकि करंट का कवरेज करने के लिए मेरे पास टाइम बहुत नहीं मिल रहा था। उस बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम दिया था, और एग्ज़ाम के लिए जो मैंने मॉक्स वगैरह दिए थे वो भी बहुत लिमिटेड थे। और मैंने जब एनालाइज़ किया तो मुझे लगा कि मेरे अटेम्प्ट्स भी काफ़ी कम रहे उस एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी अगर पूछें प्रिपेयर करने के लिए, तो जो फंडामेंटल रिसोर्सेज हैं वो आपको अक्रॉस बोर्ड एक ही बताए जाएंगे। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आप विवेक सिंह सर की बुक पढ़ सकते हैं, या किसी कोचिंग के मटेरियल को नेक्स्ट आईएएस में विभास सर हैं उनके मटेरियल, या और भी लोग हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। जब ज्योग्राफी की बात आती है तो जो एनसीईआरटीज़ हैं क्लास 11th और 12th की, वो खासकर फिजिकल ज्योग्राफी की, वो अनमैच्ड हैं। उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में डायरेक्ट बेस। अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री की, तो देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री में पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। उनको प्रिपेयर करने के लिए कुछ लोग तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स को भी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ओल्ड एनसीईआरटीज़ आर एस शर्मा को प्रेफर करते हैं। एक सेक्शन है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और उसका कवरेज थोड़ा कम है, वो है अर्ली मिडेवल। अर्ली मिडेवल जिसमें विजयनगर एम्पायर वगैरह भी तक की बात कह सकते हैं, जो तो थोड़ा मिडेवल में ही आ गया। जो पाला डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटा है, उसको अच्छे से कवरेज करने के लिए रिसोर्सेज थोड़े कम है। मैंने यूट्यूब से डिफरेंट सोर्सेज उससे कवर किए थे। प्रीलिम्स में करंट और स्टैटिक का जो बैलेंस है वो इसी प्रकार है कि स्टैटिक के बेस पे आपको करंट की लिंकेज करनी है। जो करंट टॉपिक्स आप न्यूज़ में देख रहे हैं उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट को पढ़ें, उसको लिंक करें, और उससे फिर आप क्वेश्चंस जो हैं वो आप मॉक टेस्ट देखेंगे उसमें आ रहे होंगे, उसको अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट्स का बहुत बड़ा रोल है प्रीलिम्स में। आई थिंक मैंने जब इस बार प्रीलिम्स दिया था तो मैंने 50 से 60 मॉक टेस्ट दिए थे 2 महीने के स्पैन में। और रोज़ मॉक टेस्ट देने के बाद मैं उसको एनालाइज करता था, उसमें से खोजता था कि क्या किस तरह के क्वेश्चन मैं बेटर अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चन मैं लैक कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स हैं, और किस पैटर्न के क्वेश्चन में एलिमिनेशन की टेक्निक किस तरह की लग सकती है। ये सब एनालाइज किया, और मेरा मानना है कि प्रीलिम्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने देखा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हैं वो उसका नंबर 85 से ज़्यादा होना चाहिए, वो एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए। अदरवाइज स्टेटिस्टिकली आपकी एक्यूरेसी इतनी हाई होनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, जो बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा जो भी क्वेश्चन आप 2 ऑप्शन तक एलिमिनेट करके ला पा रहे हैं उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। मेंस की बात अगर हम लोग करें तो मेंस की तैयारी मैंने नेक्स्ट आईएएस के फाउंडेशन कोर्स से की थी। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज की हैं, मैं कभी ऑफलाइन किसी कोचिंग में नहीं एनरोल रहा। उसकी तैयारी फाउंडेशन बैच से की मैंने जब, तो मैं जॉब कर रहा था जब मैंने थोड़ा बहुत कोर्सेज वगैरह लेना स्टार्ट किया था। उसमें टाइम कम रहा। असली उसमें आई थिंक मार्क्स ऐड करने के लिए जो चीज़ है वो है वैल्यू एडिशन। मैंने दिपिन दामोदरन सर का करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन प्रोग्राम लिया था, जो बहुत ही हेल्पफुल रहा। उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट बताया कि कैसे आप अपने आंसर को मोर वैल्यू लेडन बना सकते हैं, और उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं उसी आंसर में। और आप अपने एफर्ट को सही डायरेक्शन में, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए दिपिन सर का जो कोर्स है वो बहुत हेल्पफुल रहा। इसके अलावा एथिक्स का पेपर जो है उसको लेकर के लोग काफ़ी असमंजस में रहते हैं। मैंने के.एम. पथी सर का एथिक्स कोर्स किया था। आई वुड से कि उनका जो अप्रोच है एथिक्स में वो पूरे कोचिंग इंडस्ट्री से काफ़ी हटके है, और उनका मानना है कि जो आप ट्रेडिशनल बिलीफ्स लेकर के चल रहे हैं एथिक्स के पेपर में कि आपको सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंटर, सर्टेन नंबर ऑफ डायग्राम देने ही देने हैं, वो फ्यूटाइल है। और आप नेचुरल वे में क्वेश्चन को अप्रोच करके जब आंसर लिखेंगे तो आप एथिक्स में सबसे अच्छा स्कोर करेंगे। इनफैक्ट मैंने
देखा कि सब लोग पॉइंटर्स में आंसर दे रहे हैं, लेकिन विशाखा यादव मैम की कॉपी मैंने रेफ़र की, जो एथिक्स की आज तक की हाईएस्ट स्कोरर हैं। मैम ने लगभग सारे आंसर्स अपने पैराग्राफ्स में लिखे थे। मैम मेरे कॉलेज सीनियर थी, मैंने रेफ़र किया, कंसल्ट किया लोगों से, उसके बाद मैंने भी इस तरह का अप्रोच ट्राई किया, जहाँ पे पॉइंटर्स बहुत नेसेसरी लगे वहीं पे पॉइंटर्स लिया, अदरवाइज़ मैंने पैराग्राफ्स में ही आंसर लिखे एथिक्स में। एसे की बात करेंगे अगर, तो आई थिंक एसे और एथिक्स 2 हैं जिनको लोग बहुत रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन दोनों टॉपिक्स अगर आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। एसे के लिए आप अच्छे एनेक्डोट्स खोजें, अच्छे एग्ज़ाम्पल्स खोजें, अच्छी ओपनिंग्स खोजें। ऐसे में जो आपका माइंड ब्लॉक आता है, वो ओपनिंग के अराउंड आता है। एक बार आप ऐसे को ओपन अप कर देते हैं, तो डायमेंशंस आपको खुद फ्लो होना स्टार्ट हो जाएँगे। आई थिंक इसमें भी मैं कहूँगा प्रयास आप करें पहले एग्ज़ाम के पहले कि कई बार आप ऐसे लिख लें। आप संडे के दिन, किसी छुट्टी के दिन अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करें। एक मुझे लगता है जो गलती अक्सर सभी लोग करते हैं, मैंने भी की है, वो ये है कि अपना पहले आंसर में लोग परफेक्ट आंसर एनविजन करते हैं और आंसर लिखना बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर राइटिंग थोड़ी अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने आंसर राइटिंग अपने पहले अटेम्प्ट के दौरान तो बिल्कुल ही नहीं की थी, तब मैंने प्री की भी तैयारी ठीक से नहीं की थी। लेकिन अपने दूसरे अटेम्प्ट में भी मैंने आंसर राइटिंग काफ़ी लेट स्टार्ट की। जो आप पहले 10-15 आंसर लिखेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है। इस सच को अपना करके आप आंसर लिखना बस स्टार्ट करें, और वो गलतियाँ जो आपको करनी है, वो आप करके अपने रास्ते से हटाएँ, ताकि आप अच्छे आंसर क्वालिटी आंसर तक पहुँच सकें। इसके अलावा जीएस 1 में मैं कहूँगा हिस्ट्री जो है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। इन कंपैरिज़न उससे क्वेश्चन 75 मार्क्स आस-पास के आएँगे, जो उतना हाई रिटर्न नहीं है। तो हिस्ट्री में आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या हॉट टॉपिक्स है, क्या थीम्स है। थीम्स आइडेंटिफ़ाई करें पीवाईक्यू से, और उससे ट्रैक करें कि किस चीज़ के रिपीट हो रहे हैं थीम्स, किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक बहुत लेफ्ट आउट चल रहा है जिससे आने की संभावना है, और उसको प्रिपेयर करें ताकि थोड़ा एफर्ट आप मिनिमाइज़ कर सकें। ज्योग्राफी में रिसोर्सेज के अराउंड क्वेश्चन, डिजास्टर के अराउंड क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से लिंक्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, और इस बार तो उन्होंने टेक्नोलॉजी से लिंक्ड क्वेश्चन भी पूछे, तो वो अवश्य आप देखें। इसके अलावा जो सोसाइटी है उसका पेपर बहुत ही डायनेमिक है। इस बार के सोसाइटी के पेपर को काफ़ी ट्यूटर्स ने एआई प्रूफ तक बताया है। तो आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आप चैट जीपीटी वगैरह से आंसर तैयार करके सोच रहे हैं, तो ये मुश्किल होगा। आप थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करिए सोसाइटी के लिए। जीएस 2 का सिलेबस सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस की तैयारी करते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं पूरे यूपीएससी सिलेबस का कोर है। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लिया था, जिस कारण मुझे इसकी तैयारी बहुत अलग से ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। इंटरनेशनल रिलेशन की बाकी की बहुत अलग से नहीं करनी पड़ी, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेस से बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे आंसर मिल रहे थे। जीएस 3 में हम देखते हैं कि जो स्कोर आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है, और उसका एक कारण है कि लोग ज़्यादा वैल्यू लेडन कर नहीं पाते हैं आंसर्स को। जीएस 3 के लिए इकोनॉमिक सर्वे पे हेविली रिलाई करिए। एग्रीकल्चर उसका बहुत बड़ा पोर्शन है। एग्रीकल्चर लगभग 50 मार्क्स तक का आ सकता है। आप एग्रीकल्चर की बहुत अच्छे से तैयारी करिए, उस पर थॉरोली प्रिपेयर करिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच वगैरह को अच्छे से समझिए, और उसको अपने आंसर्स में एनरिच करिए लेटेस्ट सर्वेज के साथ। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स में अगर देखेंगे, इकोनॉमिक्स के बाकी टॉपिक्स को देखेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तैयारी करिए। बजट इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से देखिए कि उनमें क्या स्कीम्स वगैरह आई हैं, उससे मदद मिलती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी है, और एनवायरनमेंट है। ये कंपैरेटिवली छोटे-छोटे हैं टॉपिक्स। इनके लिए आपको अच्छे अप्रोच की ज़रूरत है। आप पीवाईक्यू का अच्छा एनालिसिस करें, तो आप लगभग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस डोमेन में क्वेश्चन आने वाला है। पीवाईक्यू को एनालाइज़ करने में आपको एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन का थीम और क्वेश्चन क्यों आया है, ये समझना है। कई बार क्वेश्चन क्यों आया है समझने का जो प्रयास आप पीवाईक्यू एनालाइज़ करने में करते हैं, वो आंसर राइटिंग में भी आपको मदद करता है। एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किसी क्वेश्चन का ये हो सकता है कि आप एग्जामिनर को ये बताएं कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों आया है। तो आप इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। एनरिच करने के लिए जीएस 3 में हमेशा डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करें, और डेटा का रिप्रेजेंटेशन बेटर करें। रादर दैन आप एक परसेंटेज लिखें, आप एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करें, एक पाई चार्ट बनाने की कोशिश करें। छोटा सा बनाएं, रफ बनाएं, उस पर फिगर्स बस जॉट डाउन करें और एक ट्रेजेक्टरी दिखाएं, तो ज़्यादा अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे जीएस 3 में। जीएस 4 की हमने बात कर ली। बात आती है ऑप्शनल पेपर की। ऑप्शनल पेपर मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके लिए मैंने कोचिंग्स को भी रेफ़र किया है, और मैंने सेल्फ स्टडी भी काफ़ी किया है। एंड आई थिंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ऑप्शनल है जिसको बहुत रिगरस सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। आपको इंटरनलाइज करना होगा कि थिंकर्स जो हैं उनके आइडियाज़ क्या हैं, और वो एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं, उनका एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट अगर आप समझेंगे, और प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप एक बार आइडेंटिफाई करने लगेंगे, तो आपका ये आंसर में एक फ्लो बन जाएगा। जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के प्रिपरेशन की,
तो उसमें मैं कहूँगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मेंस और इंटरव्यू के बीच में कर लेंगे। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट आपने लाइफ के थ्रू आउट फेजेज़ में किया है। आप अभी जिस भी पॉइंट पर हैं प्रिपरेशन की, आप अपनी पर्सनैलिटी पे ये काम करें एटलीस्ट कि आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा रिच बनाइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। आप जेन्युइन हॉबीज़ परस्यू करिए। हॉबीज़ को आप सिर्फ सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए एकेडमिकली प्रिपेयर करके नहीं कर सकते हैं। आपको हॉबीज़ जेन्युइनली पैशनेटली फॉलो करनी है, रिलैक्स करने के लिए फॉलो करनी है, ठीक है। सब लोगों के पास टाइम की कमी है, लेकिन आप 24 घंटे में 24 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं। आप रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जो करते हैं वो बेटर होगा कि आप सोशल मीडिया या डूम स्क्रॉलिंग करने की जगह कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ करें जिससे आप ज़्यादा रिफ्रेश फील करें, और वही चीज़ आपकी हॉबी बनती है, उसका इंटरेस्ट आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में काफ़ी काम आता है। मैं कहूँगा कि अगर आप पूछें कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। आंसर राइटिंग में एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट चलता आ रहा है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन का, जिसको ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करना है या नहीं फॉलो करना है, लेकिन उसमें आपको इनोवेट करना है। एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन हर इंसान लिख रहा है, आपको अपने इंट्रोडक्शन को एनरिच करना है, उसमें कुछ अलग ऐड करना है, ठीक है। दूसरा, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड करनी चाहिए। तीसरा, आपको केस स्टडीज इंक्लूड करनी चाहिए। चौथा, जहाँ भी पॉसिबल हो डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड करिए। उसके अलावा आप जब कंक्लूजन वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो वो फ्यूचरिस्टिक बनाने का या थोड़ा प्रैग्मेटिक बनाने का कोशिश करें उसको, ताकि आप जब आंसर में कई बार हम लोग ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, तो उस आइडियलिज्म को हम बैलेंस करें अपने कंक्लूजन में, ये भी ज़रूरी है। अगर हम बात करें कोचिंग और सेल्फ स्टडी की, मुझे लगता है ये आइदर और का सवाल नहीं है। आपको देखना है, अगर आपके लिए संभव हो तो आपको दोनों करना है। सेल्फ स्टडी तो ऐसी है कि इरिप्लेसेबल है, आपको करना ही करना है। कोचिंग अगर आपके लिए संभव है, आपके लिए अफोर्डेबल है, आप कर सकते हैं, आपको कोई अच्छी जगह संस्था में मिल रहा है मौका, तो करिए। लेकिन मैं कहूँगा कि कोचिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जा कर के दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में जा कर के रहें। ऑनलाइन कोचिंग आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा माध्यम उपलब्ध है। आप ऑनलाइन कोचिंग अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, आप पैसा भी बचाएंगे, समय भी बचाएंगे, घर परिवार के साथ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, और आपको परिवार का जो संबल है वो भी मिलेगा। इसलिए ऑनलाइन कोचिंग एक बहुत अच्छा माध्यम उभर करके आया है। प्रयास करें, अगर संभव हो तो कोचिंग लेनी चाहिए, लेकिन सेल्फ स्टडी का ऑल्टरनेटिव नहीं है कोचिंग। आप कोचिंग में जो भी पढ़ाई करते हैं या जो भी आप बुक रिसोर्स मटेरियल से पहली बार में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उसके साथ आपको समय बिताना होगा, उसको इम्बाइब करना होगा, उसको अपने अंदर इंटरनलाइज करना होगा। आप जब आंतरिक रूप से उससे जुड़ेंगे तभी आप उसको आंसर में अच्छी तरह उतार पाएंगे। बात है टीचर्स की, तो मैं कहूँगा कि नेक्स्ट आईएएस के विभास झा सर हैं, उन्होंने पर्सनली बहुत गाइडेंस प्रोवाइड की, बहुत समय दिया, और सर क्लास के बाद हर समय भी उपलब्ध रहे, उन्होंने बहुत आंसर्स दिया। विपिन दामोदरन सर हैं, उन्होंने जो वैल्यू एडिशन प्रोग्राम चलाया अमित सर के साथ, वो बहुत ही लाजवाब था। उससे जो कंटेंट प्राप्त हुआ वो अद्वितीय है, वैसा कंटेंट आपको जल्दी नहीं मिलता है। उस कंटेंट से मैं सोचता था जब भी मैं कोई नया टॉपिक पढ़ता था कि इस टॉपिक पे अगर सर पढ़ा रहे होते तो किस तरह का कंटेंट लेते, उस तरह के कंटेंट को इनकलकेट करिए। के.एम. पथी सर हैं, उन्होंने थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द जर्नी एक गाइडेंस दी, और उन्होंने ये इंस्पिरेशन भी दिया कि एथिकल रहना, एक इंटेग्रिटी को मेंटेन करना तैयारी के दौरान भी और आगे की ज़िंदगी में भी कितना आवश्यक है, और एक अच्छा इंसान बनना कितना आवश्यक है। सर ने तब कॉन्फिडेंस बढ़ाया जब बहुत कमज़ोर महसूस हो रहा था। इसके अलावा जब हम बात करेंगे मोटिवेशन की, तो मेरे लिए सदैव मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे माता पिता रहे हैं। मेरे फादर यहीं बिहार कैडर में आईएएस ऑफिसर हैं। मेरी माँ एक गृहिणी हैं जिन्होंने मेरी परवरिश के लिए, मेरे पढ़ाई के लिए बहुत ही मेहनत की है, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हमेशा बनकर रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा उन्हीं को देख कर के हमेशा बनी। मोटिवेशनल कोट अगर कोई इंस्पायर करता है, आई थिंक मैंने कलाम साहब की बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। उन्होंने 2-3 कोट दिए थे जो बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें से एक था कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, यू हैव टू फर्स्ट बर्न लाइक द सन। तो वही है कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो उसके लिए आपको सतत मेहनत करनी है, और वो सतत मेहनत अवश्य अच्छे रंग लाएगी। मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक की वीडियोस कई बार कई मौक़ों पर रेफ़र की। मेरे सीनियर थे भास्कर ज्योति भैया। भास्कर ज्योति भैया ने बताया था मुझे दिल्ली नॉलेज ट्रैक के बारे में पहली बार, और मैंने कई टॉपर्स की वीडियोस दिल्ली नॉलेज ट्रैक से देखी, जो डिटेल्ड वीडियोस होती थी। उससे उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जो रॉ फॉर्म में जानकारी मिलती थी, वो दूसरी जगह उपलब्ध नहीं थी। और मैं कहूँगा कि मैंने ऑप्शनल के लिए भी, जीएस के लिए भी, सभी पेपर्स के लिए
कई टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी है वो दिल्ली नॉलेज ट्रैक से ही ली। दिल्ली नॉलेज ट्रैक का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने नॉलेज को इतना साझा किया हमारे साथ, हमारे लिए इतना सुगम बनाया है सब कुछ को। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।